हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आज हम लेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, संगठन संरचना। संस्था की सफलता में संगठन संरचना का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके द्वारा संस्था की क्रियाओं, संस्था के अधिकार एवं दायित्वों के केंद्रों एवं प्रवाह तथा इसमें कार्यरत व्यक्तियों के आपसी संबंधों को निर्धारित किया जाता है। अतः यह संपूर्ण प्रबंध की सफलता को निर्धारित करता है। ब्रेच ने लिखा भी है कि संगठन संरचना प्रबंध की कार्यकुशलता का महत्वपूर्ण तत्व है। अतः इस पर बहुत ही सावधानी एवं बुद्धिमानी से विचार करने की आवश्यकता होती है। इसमें पहले लेंगे अपन अर्थ एवं परिभाषाएं। संगठन संरचना से आशय संपूर्ण संस्था में संबंधों एवं कार्यों की व्यवस्था से है। इसकी कुछ विद्वानों ने परिभाषा दी है, जैसे फ्रेड लुयांस ने लिखा है, संगठन संरचना संगठनात्मक व्यवहार के लिए कंकाली ढांचे को प्रकट करता है। इसी तरह हेनरी एच अल्बर्ट ने भी लिखा है कि संगठन संरचना वह ढांचा है जिसमें प्रबंधकीय एवं परिचालन कार्य निष्पादित किए जाते हैं। प्रोफेसर विकेसबर्ग ने लिखा है कि संगठन संरचना व्यक्तियों तथा समूहों के मध्य विद्यमान संबंधों को प्रकट करता है। इन परिभाषाओं का अगर विश्लेषण करें तो निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि संगठन संरचना संस्था की वह संपूर्ण व्यवस्था है जो व्यक्तियों के मध्य उन संबंधों को व्यक्त करती है जिनके अंतर्गत वे संस्था के कार्यों को करते हैं। ये अधिकार एवं दायित्वों के केंद्रों एवं प्रवाह को भी प्रदर्शित करती है, जिसके अनुरूप संस्था में आदेश निर्देश प्रसारित किए जाते हैं तथा कार्यों को निष्पादित किया जाता है। अब संगठन संरचना का जो निर्माण है, डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो संगठन संरचना का निर्धारण या निर्माण करने के लिए प्रबंधकों को अनेक उपाय करने पड़ते हैं। विश्व विख्यात प्रबंध शास्त्री पीटर ड्रकर ने संगठन को निर्धारित करने के लिए 3 उपाय करने का सुझाव दिया है। पहला है क्रिया विश्लेषण, दी एक्टिविटी एनालिसिस। किसी भी संस्था की संगठन संरचना का निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम उस संस्था की क्रियाओं का विश्लेषण किया जा सकता है। प्रत्येक संस्था को कुछ विशेष क्रियाएं करनी होती है। सामान्यतः एक निर्माणी संस्था को उत्पादन, विपणन, सेवी वर्गीय, इंजीनियरिंग, लेखाकर्म, शोध आदि क्रियाएं करनी पड़ती है तथा व्यापारिक संस्था को क्रय, विपणन, लेखाकर्म एवं सेवी वर्गीय आदि क्रियाएं करनी पड़ती है। ये सभी सामान्य कार्य है, किंतु जब हम किसी संस्था विशेष के कार्यों का विश्लेषण करेंगे तो हमें उस संस्था में कुछ विशेष कार्य भी देखने को मिलेंगे जो सामान्यतः अन्य संगठनों में नहीं किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक घरेलू उपकरण बनाने वाली संस्था को वे सभी सामान्य क्रियाएं करनी पड़ती है जो एक निर्माणी संस्था को करनी पड़ती है, किंतु इन्हें ग्राहकों को वस्तुओं के बारे में व्यक्तिगत जानकारी देने तथा उन्हें प्रशिक्षित करने का विशेष कार्य भी करना पड़ता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रत्येक संस्था को अनेक सामान्य क्रियाएं तथा कुछ विशेष क्रियाएं करनी पड़ती है। अतः संगठन संरचना के निर्माण के लिए संस्था की छोटी से छोटी क्रिया को ज्ञात करना चाहिए। इसकी संपूर्ण क्रियाओं को जानकर ही उचित संगठन संरचना का निर्माण किया जा सकता है। संक्षिप्त में, क्रिया विश्लेषण करके संगठन संरचना का निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम संस्था की संपूर्ण क्रियाओं की सूची तैयार करनी चाहिए तथा उन सभी क्रियाओं को इस प्रकार क्रमबद्ध करना चाहिए जिससे उन क्रियाओं से उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान मिल सके। तत्पश्चात सभी क्रियाओं को समूहों में वर्गीकृत करना चाहिए जिससे उन्हें विभिन्न व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के समूहों को सौंपा जा सके। अंत में सभी क्रियाओं को उपयुक्त एवं
दक्ष व्यक्तियों विशिष्टीकरण के आधार पर सौंपा जाना चाहिए और विशिष्टीकरण के अनुसार क्रियाओं को संस्था के कार्यों की प्रकृति के आधार पर, वस्तुओं के आधार पर या भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर या अन्य किसी रूप में बांटा जा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि क्रिया विश्लेषण करके संस्था की क्रियाओं को ज्ञात करके उन्हें विभिन्न व्यक्तियों या विभागों में बांटा जा सकता है। इससे यह भी स्पष्ट है कि क्रिया विश्लेषण संस्था के लिए ही अनिवार्य नहीं है, बल्कि विद्यमान संस्थाओं के लिए भी अनिवार्य है। इससे इन संस्थाओं में की जाने वाली अनावश्यक क्रियाओं को ज्ञात किया जा सकेगा। इससे संस्था में होने वाले अपव्यय रोका जा सकता है। क्रिया विश्लेषण करके सभी क्रियाओं को उनके योगदान के अनुरूप 4 वर्गों में विभक्त कर देना चाहिए। इस वर्गीकरण को क्रियाओं का योगदान विश्लेषण, कंट्रीब्यूशन एनालिसिस कहते हैं और योगदान के अनुरूप क्रियाओं के 4 वर्ग हो सकते हैं: परिणाम उत्पन्न करने वाली क्रियाएं, सहायक क्रियाएं, स्वास्थ्यकारी एवं अनुरक्षण क्रियाएं और उच्च प्रबंधकीय क्रियाएं। परिणाम उत्पन्न करने वाली क्रियाएं वे होती है जो संस्था के परिणामों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है तथा संस्था की आय बढ़ाने में योगदान देती है। सहायक क्रियाएं जो सपोर्टिंग एक्टिविटीज होती है, जो संस्था के परिणामों को प्राप्त करने में सहायता करती है। और स्वास्थ्यकारी एवं अनुरक्षण क्रियाएं जो हाइजीनिंग एंड हाउस कीपिंग एक्टिविटीज है, वे होती है जिनके ठीक से उत्पन्न न होने पर संस्था में अव्यवस्था या बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। और उच्च प्रबंधकीय क्रियाएं संस्था के उद्देश्यों एवं नीतियों के निर्धारण से सरोकार रखती है। नेक्स्ट है निर्णय विश्लेषण, डिसीजन एनालिसिस। उपयुक्त संगठन संरचना को ज्ञात करने का दूसरा महत्वपूर्ण उपकरण है निर्णय विश्लेषण। निर्णय विश्लेषण के अंतर्गत संस्था के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ज्ञात किए जाते हैं, जैसे संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कौन कौन से निर्णय लेने की आवश्यकता है, उन निर्णयों की प्रकृति कैसी है, अर्थात वे नीतिगत निर्णय है या दैनिक दिनचर्या से संबंधित निर्णय है, ये निर्णय संस्था के किस स्तर पर लिए जाने चाहिए, इन निर्णयों से कौन कौन सी क्रियाएं प्रभावित हो सकती है, इन निर्णयों में किन किन प्रबंधकों की भागीदारी दी जानी है, किन प्रबंधकों को इन निर्णयों की सूचना दी जानी है। तो इन प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करके संगठन संरचना का निर्माण किया जा सकता है। इनके आधार पर यह निर्धारित किया जा सकता है कि किस प्रकार के निर्णय लेने का अधिकार किस व्यक्ति को प्रत्यायोजित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त निर्णयों की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुरूप ही संपूर्ण संस्था में अधिकारों का केंद्रीयकरण, विकेंद्रीयकरण तथा प्रत्यायोजन एवं उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया जा सकता है। नेक्स्ट है संबंध विश्लेषण, रिलेशन एनालिसिस। संगठन संरचना के निर्धारण के लिए अंतिम कार्य संबंध विश्लेषण किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, जैसे किसी क्रिया के प्रभारी प्रबंधक को किसकी अधीनस्थता में कार्य करना पड़ेगा, उस प्रबंधक को उन क्रियाओं के प्रभारी प्रबंधकों से किस प्रकार सहयोग प्राप्त करना पड़ेगा, अन्य क्रियाओं के प्रभारी प्रबंधक उसे किस प्रकार सहयोग प्रदान करेंगे। पीटर ड्रकर का कहना है कि परंपरागत रूप से हम ये मानते हैं कि प्रबंधक का कार्य मूलतः विभागीय दायित्वों को पूरा करना ही है, किंतु वर्तमान युग में हम इस सीमित दृष्टिकोण से प्रबंधक के कार्यों को सही ढंग से निर्धारित नहीं कर सकेंगे। इस हेतु हमें प्रबंधक के विभागीय कार्यों के साथ साथ उन कार्यों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा जो उसे अपनी संपूर्ण संस्था के संदर्भ में करने पड़ते हैं। यानी प्रबंधक के कार्य उसके नीचे के विभाग या व्यक्तियों के संबंध एवं संदर्भ में ही नहीं होते हैं, बल्कि उसके ऊपर के विभागों के साथ संबंधों के संदर्भ में भी होते हैं। इतना ही नहीं, एक प्रबंधक को
अन्य विभागों के प्रबंधकों के साथ भी सहयोग करना पड़ता है, अतः उसके इनसे भी आपसी संबंध होने आवश्यक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संगठन संरचना के निर्माण के लिए किसी भी क्रिया या विभाग के प्रबंधक के अपवर्ड यानी ऊर्ध्वगामी और डाउनवर्ड यानी अधोगामी तथा समतल या पार्श्व संबंधों को भी निर्धारित करना पड़ता है। इन्हीं आपसी संबंधों के आधार पर ही संस्था में आदेशों की श्रृंखला चेन ऑफ कमांड का निर्माण किया जाता है। इन्हीं के आधार पर आपसी संचारों का आदान प्रदान एवं कार्यों का समन्वय किया जाता है। कोई भी प्रबंधक जब संगठन संरचना का निर्धारण करता है तो उसे इन तीनों कार्यों को क्रिया विश्लेषण, निर्णय विश्लेषण और संबंध विश्लेषण करना चाहिए ताकि एक आइडियल आदर्श संगठन की स्थापना हो सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।